तो ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी होने वाली है, तो कृपया इसको पूरी वीडियो को देखें आप, तो इसमें आपको समझ में आएगा। आखिरी तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कोर्स को किस कोर्स को कितना कैसे पात्रता होगी, इंजीनियरिंग में कैसे होगा, क्लेट में कैसे होगा, मेडिकल में कैसे होगा, नीट में किस तरीके से उसको अवेल कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी होने वाली है। तो इस वीडियो को आप कृपया करके पूरा देखें, तभी आपको इसकी नॉलेज मिल पाएगी और इसको स्किप ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलन पांडे और एक बार फिर आपका स्वागत है डेफिनेट सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं अगली वीडियो में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूं स्कॉलरशिप से रिलेटेड। और जो 12th क्लास के बाद जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा एक ही बहुत ही चर्चित स्कॉलरशिप है, जो उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से विद्यार्थी पात्र होते हैं और कौन कौन से विद्यार्थी को यहाँ पर जो है वो लाभ मिलेगा, किस प्रकार लाभ मिलेगा, वो हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको पूरा रीड करके पढ़ के मैं बताऊंगा आपको मैं, और इसमें पूरा जो है इसका क्या इंटरप्रिटेशन आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है वो है मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु क्या पात्रता है। तो कौन कौन से विद्यार्थी पात्र होंगे, देखिए। इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। तो सबसे पहली बात क्या आ गई कि कोई स्टूडेंट जिसने राज्य सरकार द्वारा, जो बोलते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट का जो बोर्ड होता है, जो शिक्षा बोर्ड होता है, जो स्कूल के लिए, जो जैसे मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड बोला जाता है, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा मंडल भी कहते हैं। अगर एमपी बोर्ड के किसी स्कूल से अगर आप 12th पास आउट हैं, तो आपके मार्क्स कितने होने चाहिए 12th में? मिनिमम 70% या उससे अधिक। ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85% या उससे अधिक मार्क्स। मतलब एमपी बोर्ड से अगर मान लीजिए आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं या आईसीएसई बोर्ड से अगर आपने 12th पास आउट की हुई है, तो उसमें 85% प्लस इस जो स्कोर है वो आपका होना चाहिए, 85 से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद ये कह रहा है कि एवं मध्य प्रदेश के निवासी होने के साथ साथ, मतलब यहां पर क्या आ गया, ये आपका जो डोमिसाइल है वो एमपी का होना चाहिए। मतलब प्रत्येक जो भी स्टूडेंट होते हैं या कोई भी जो नागरिक हैं इस मध्य प्रदेश के किसी भी राज्य के जो नागरिक होते हैं, उनका सबका जो है वो मूल निवासी प्रमाण पत्र बनता है, निवासी प्रमाण पत्र बनता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर इस लाइन में, वो यही कह रहा है कि उन मध्य प्रदेश के निवासी होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपका डोमिसाइल जो है वो एमपी स्टेट का होना चाहिए। इसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि उनके पिता पालक की वार्षिक आय रुपए 6 लाख से कम हो। मतलब ये है कि पेरेंट्स की जो इनकम है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके जो पेरेंट्स की जो इनकम है वो बिलो 6 लाख होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको समझने की बात है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है पिता और पालक, तो इसको ऐसे समझिए आप कि इसमें जो है वो मदर और फादर की कंबाइन इनकम की बात की जा रही है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप जो है अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही अगर वर्किंग में हैं, पेरेंट्स जो हैं वो दोनों ही वर्किंग में हैं, मम्मी और पापा दोनों ही वर्किंग में हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि इसकी ये जो है ना, इनकी जो कंबाइन इनकम होगी ना, वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर क्या है कि ऐसे विद्यार्थियों को निम्नांकित स्नातक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि आपने 12th पास कर लिया और आपके 85% स्कोर आ गए, आपके सीबीएसई में या एमपी बोर्ड में 70 स्कोर आ गए आपके, और आपको लग रहा है कि अब मेरे को इस योजना का लाभ मिल जाएगा, कोई आपको कैश राशि या आपके खाते में आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होना चाहिए, वहाँ पर ये राशि जो है, ये जो अमाउंट है, जो उस कॉलेज की जो फीस है वो पे की जाएगी इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या कह रहा है ये कि प्रवेश शुल्क देगा वो, लेकिन इसमें से कौन कौन सी, मैथ शुल्क और कौशल मनी को छोड़कर एडमिशन आपको करवाना है कॉलेज में, उस कोर्स का जो फीस है वो तो प्रोवाइड करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसको वो देगी, लेकिन
आपकी वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन मनी लग रही है, कोई आपने अगर हॉस्टल ले रखा है वहाँ पर, या आप कोई मैथ्स की फीस अलग से लग रही है, तो ऐसे चार्जेस गवर्नमेंट पे नहीं करेगी, आपको केवल कोर्स की फीस ही पे करेगी। अच्छा, ये जो शुल्क है वो विनियामक समिति अथवा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है का ही भुगतान किया जाएगा। इसको समझने की बहुत ज़्यादा, इस लाइन को इंटरप्रिटेशन आप केवल इतना निकाल लीजिए कि कॉलेज की जो फीस है, जो कोर्स की जो फीस है वो गवर्नमेंट पे करेगी। उसे कौन निर्धारित कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा अपने को समझने की जरूरत है नहीं। आप तो बस ये देखिए कोर्स की फीस क्या है, वो फीस जो है वो वहाँ पर आपको लगेगी, है ना। अब इसके बाद फिर आगे यहाँ पे देखिए कि क्या दे रहा है ये, तो यहाँ पर ये दे रहा है कि इंजीनियरिंग हेतु, आप देखिए अलग अलग कोर्स में कैसे कैसे इसकी पात्रता रहेगी वो यहाँ पर दे रहा है। इसको आप जरा समझिए कि इंजीनियरिंग हेतु, अगर इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसमें इसको कैसे पात्रता मिलेगी कि इंजीनियरिंग हेतु जेईई मेंस परीक्षा में रैंक 1,50,000 के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1.5 लाख अथवा वास्तविक शिक्षण शुल्क जो भी कम हो वो दिया जाएगा। यहाँ पर समझना क्या है, अपने को समझना ये कि अगर आपको इंजीनियरिंग एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में, तो आपकी जो रैंक है वो आनी चाहिए अंडर 1,50,000। जेईई मेंस में अगर आपकी रैंक 1,50,000 है तो आपको जो है कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है तो उसकी फीस, या फिर अगर आपको कोई अशासकीय मतलब जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फीस, प्राइवेट कॉलेज में फीस कितनी देगा वो, प्राइवेट कॉलेज में देगा केवल 1.5 लाख रुपए। इसके ऊपर की फीस आपको खुद जो है वो पे करनी पड़ेगी। 1.5 लाख तक जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है, या उससे कम जो भी हो वो भी गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए 1.5 लाख से कम फीस है तो पूरी फीस गवर्नमेंट पे कर देगी, और ज्यादा फीस है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं यहाँ पर। गवर्नमेंट का इंटरप्रिटेशन आप लोग जो मैं बोल रहा हूं बार बार, गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, एमपी स्टेट गवर्नमेंट। ये जो योजना है, जो स्कॉलरशिप जो है ये है वो मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट है, एमपी के जो स्टूडेंट है जिनका एमपी का डोमिसाइल है उनके लिए है। तो ये जो पात्रता जो रखने वाले स्टूडेंट है वो मध्य प्रदेश के होंगे। तो जो मैं बार बार अगर मैं गवर्नमेंट बोलूँ तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज है जिस उसमें अगर फीस जो है वो 1.5 लाख से अधिक है तो 1.5 लाख तक गवर्नमेंट देगी, उससे ऊपर की फीस आपको खुद लेनी पड़ेगी, खुद पे करनी पड़ेगी, और अगर 1.5 लाख से कम है तो पूरी फीस गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है। अच्छा, मेडिकल की पढ़ाई हेतु नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम अथवा मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नीट मतलब जो मेडिकल में जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। इसमें क्या कह रहा है वो कि सबसे पहली बात क्या है कि आपने नीट का एग्जाम क्लियर किया हो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं इंडिया में तो आपको नीट का एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कोई जो मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत कुछ में दोहराई नहीं है, आपको सबसे पहले नीट का एग्जाम ही देना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने लाइन लिखी है तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मैं नीट की परीक्षा जो है वो पास की हो और उसके बाद फिर आपको मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया हो या डेंटल कॉलेज अलॉट हो गया हो तो उसकी फीस जो है गवर्नमेंट कॉलेज मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहां पर कहीं पर अगर आपको एडमिशन मिलता है तो उसकी फीस जो है वो इस योजना के तहत आपको जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे कर देगी, है ना। और उसके बाद फिर क्या है कि अगर यहां पर देखिए, यहां पर जो लिख रहा है ना प्राइवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में, मतलब अगर प्राइवेट कॉलेज हो तो वो मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है कि अभ्यर्थियों को भी पात्रता रहेगी। वैसे अब तो कोई भी ऐसा कोई यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई कॉलेज तो बचा ही नहीं है जो इस नीट के बाहर से कोई अलग से एग्जाम करवाता हो, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक यहाँ पे डाल के रखा हुआ है तो मैंने रीड करके आपको बताया, ये पॉइंट लिखा हुआ है तो पॉइंट में ये बात थी तो मैंने आपको रीड करके बताई। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद क्या बात कर रहा है वो, इसके बाद ये बात कर रहा है विधि की पढ़ाई हेतु कॉमन लॉ एडमिशन टेस्टर, जो क्लैट का जो एग्जाम होता है, मतलब अगर आप NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पर जाकर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्लैट का एग्जाम आपको देना होता है। तो स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा, मतलब या तो क्लैट का एग्जाम दिया हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी का या किसी कॉलेज का उनका खुद का जो एग्जाम होता हो के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU एवं दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेज हैं
में प्रवेश प्राप्त किया हो, मतलब आपको अगर आपको नेशनल लॉ अकेडमी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ना, मतलब आपको क्लेट का एग्जाम अगर आपको देना है और उसके बाद अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है विधि की पढ़ाई लॉ की पढ़ाई लॉ की स्टडीज़ के लिए आपको क्लेट का एग्जाम देना है, और अगर आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है या दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजों में एडमिशन मिलता है तो उसकी जो फीस होगी वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स जिसमें मास्टर डिग्री के साथ साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है को पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर यहाँ पर मिलते हैं। ये क्लेट में शायद कुछ ड्यूल डिग्री प्रोग्राम भी होते हैं जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे ड्यूल डिग्री प्रोग्राम जैसे मैं बताऊँ आपको कि BA LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, ऐसे किसी कोर्स की बात कर रहा है। बाकी इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी किसी और वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, क्लेट के रिगार्डिंग जब भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा मैं। तो दोस्तों अभी जैसे ये मैंने पूरा आपको समझा ही दिया है, इसको ये जो इसकी विस्तृत जानकारी थी ये मैंने बता दिया है। इसके कुछ FAQs भी हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स के होते हैं जिनके लिए एक FAQ का पूरा एक पोर्शन अवेलेबल है। उस FAQ को भी मैं रीड कर देता हूँ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उनको भी मैं रीड कर देता हूँ, ताकि आपकी और भी अगर कोई क्वेरीज बची हो तो वो भी जो है वो इसके माध्यम से खत्म की जा सके। तो ये FAQs को मैं देख लेता हूँ और ये इसको मैं आपको यहाँ पर आपको ये तैयार है पहले से ही, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो बात है मैं इसको फिर से रिवाइज, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे जो मैंने बताया था उससे रिलेटेड जितने भी आपके कोई क्वेश्चंस अगर आ रहे होंगे तो इसमें कवर हो जाएंगे। और भी अगर कोई क्वेश्चन बचते हैं तो आपको क्या करना है, आपको केवल इतना करना है कि आप ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दी हुई है, मोबाइल नंबर वगैरह जो दिए हैं उस पर आप कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगा, मेरा नंबर वहां मिल जाएगा। और आपको लगे तो इसमें आप इस वीडियो के एंड में जो है वो आप इसको इनके जो कमेंट्स हैं वहां पर जाकर अपने प्रश्न पूछ लीजिए, वहां पर भी मैं आपको इसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात क्या आती है कि पात्रता संबंधी प्रश्न सबसे पहली, ठीक है। तो क्या मध्य प्रदेश राज्य के अलावा अन्य राज्य के निवासी विद्यार्थी इस योजना के लाभ ले सकेंगे? तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जी नहीं, यह योजना केवल मध्य प्रदेश के राज्य के निवासी विद्यार्थियों के लिए ही लागू होती है। तो मैंने बताया था कि आपको इस स्कॉलरशिप का अगर आपको अवेल करनी है, ये स्कॉलरशिप अगर आपको लेनी है तो इसके लिए सबसे बड़ी जो पात्रता वो यही है कि आपका डोमिसाइल मध्य प्रदेश MP का होना चाहिए। उसके बाद मेरे द्वारा पूर्व में इस योजना का लाभ प्राप्त किया गया था, अब मैंने किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस वर्ष पुनः प्रवेश प्राप्त किया है, क्या अब मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूं? तो ये देखो, ये इस क्वेश्चन में क्या है, मतलब ऐसे मान के चलो कि आपने किसी कोई ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जो है वो एडमिशन ले लिया था, अब उस ग्रेजुएशन प्रोग्राम को आपने शायद चेंज कर दिया या मान लो कंप्लीट कर लिया, या आप चाह रहे हैं कि आप किसी और फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो क्या फिर से मेधावी छात्र योजना मिल सकती है क्या? तो उसके बारे में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि योजना के वर्तमान नियमों के अंतर्गत योजना का लाभ केवल एक ही पाठ्यक्रम हेतु लिया जा सकता है, तो केवल एक बार ही आपको मिलेगा, एक ही कोर्स के लिए मिलेगा। यदि आपके द्वारा पूर्व में लाभ लिया जा चुका है तो आप अन्य सत्र में योजना हेतु पात्र नहीं होंगे, तो आपको एक बार ही मिलेगा। मतलब ऐसे मान के चलो कि ये वन टाइम है, मतलब एक बार मिल सकता है, तो सोच समझ के लेना है अपने को और इसको खत्म करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा? तो इस योजना का लाभ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद CBSE और ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा? तो ये भी मैंने आपको बताया था। इस योजना में CBSE ICSE द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा में 85% 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग जो हैं वो तैयारी करते हैं, ड्रॉप लेते हैं, तो उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मान के चलो कि मैंने पूछा कि इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये क्या बोल रहा है कि मैंने वर्ष 2018 से पूर्व 12वीं कक्षा की परीक्षा 75% अंक से अधिक अंकों से 7 माध्यमिक शिक्षा मंडल से पास की है, क्या मैं योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हूँ? तो इसमें जो बोल रहा है जी हाँ, किंतु योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करना आवश्यक है, जो मैंने पहले ही आपको बता दी है। एक्चुअली ये जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट हुई थी सेशन 2017-18 में, तो 17-18 ये बोल रहा है 2018 से पूर्व 12वीं का परीक्षा, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी उठाया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी ने 17-18 से पहले, मतलब 2018 में जो एग्जाम हुआ था, 2018 में जो 12th का एग्जाम हुआ था, अगर उससे पहले किसी ने ले रखी है तो उसमें कैसे क्या किया जाएगा, तो उसमें ये बता रहा है, ठीक है। तो 2018 से पूर्व की बात हो रही है ना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 2016 शायद लास्ट है, इसके पहले के स्टूडेंट्स को वो नहीं मिलता। 2016-17 के स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ मिल सकता है, उसके पहले के स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। क्या इस योजना का लाभ समान वर्ग के विद्यार्थी भी ले सकते हैं?
तो ये जी हाँ, इस योजना का लाभ सभी वर्ग के विद्यार्थी ले सकते हैं, किसी भी वर्ग का विद्यार्थी हो इस योजना का लाभ ले सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, क्या इस योजना का लाभ स्वाध्यायी छात्रों को भी मिल सकता है? तो जी हाँ, इस योजना का लाभ स्वाध्यायी विद्यार्थियों के रूप में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए भी लागू है। अगर स्वाध्यायी का मतलब ये है कि कुछ बच्चे जो है ना प्राइवेट में एक बोलते हैं ना जो प्राइवेट करते हैं 12th एमपी में, एक जो है मध्य प्रदेश में जैसे पत्राचार या प्राइवेट की बात की जाती है वहाँ पर, तो ऐसे विद्यार्थियों ने अगर 12th की 12वीं परीक्षा पास कर रखी है तो उसको भी ये मिलेगा। ठीक है, मैंने 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वर्ष 2017 के पूर्व ही उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश ले चुका था, क्या अब मुझे योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है? तो वही मैंने आपसे कहा था कि 2017-18 से पहले के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी नहीं, यह योजना वर्ष 2017-18 से प्रारंभ हुई है, अतः वर्ष 2017 के पूर्व प्रवेश प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं है। ठीक, ये हो गए कॉमन क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन इसके बाद आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? वो आ रहे हैं कोर्स वाइज, है ना, स्ट्रीम वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। तो सबसे पहले है इंजीनियरिंग संबंधित प्रश्न, जो इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको समझिए। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन है वो है, मैं JEE की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूं? जी हाँ, आप इस योजना का लाभ JEE मेंस उत्तीर्ण वर्ष में ले सकते हैं यदि आपकी रैंक 1,50,000 के अंदर हो, मतलब 1,50,000 के अंडर होनी चाहिए। अगर सभी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है। हाँ, बाकी सब पात्रता संबंधी शर्तें भी पूर्ण करना आवश्यक है, जो मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है वो कि क्या JEE मेंस परीक्षा में 1,50,000 से बाहर की रैंक वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा? तो सिंपल, नहीं मिलेगा। ठीक, उसके बाद क्या है कि क्या मुझे निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश लेने पर इस योजना की पात्रता होगी? यदि आपकी JEE मेंस में रैंक 1,50,000 से कम है एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं तो रुपए 1,50,000 अथवा वास्तविक शुल्क जो भी कम हो इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। शासकीय महाविद्यालयों में वास्तविक शुल्क दिया जाएगा। ठीक, मतलब सिंपल ये है, आप ऐसे समझो कि अगर आपकी JEE मेंस में 1,50,000 रैंक तक अगर आपकी रैंक आती है तो आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। इसकी जो भी है वो उसकी फीस जो है वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी आपकी कोर्स की फीस। ठीक है ना। और अब आ गई मेडिकल की बात। इंजीनियरिंग की बात सबसे इंजीनियरिंग के बाद जो आई है वो है मेडिकल की बात। तो इसके जो क्वेश्चन है इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है आगे, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या आने वाला है, इसमें एक अलग से एक टर्मोलॉजी है, टर्मोलॉजी नहीं बोल सकते इसको, मैं बॉन्ड की बात कर रहा था। मैं एक्चुअली मैं गलत बोल दिया टर्मोलॉजी वर्ड, बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं इसको बॉन्ड के बारे में इसमें बच्चों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो मेडिकल संबंधी प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न जो आता है वो है, मैं नीट की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूं? तो जी हां, अगर आपने नीट का एग्जाम जो है वो क्लियर किया है MBBS पाठ्यक्रम के लिए, नीट उत्तीर्ण वर्ष में ले सकते हैं। अन्य सभी पात्रता शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है। सेम जो है कि इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, नीट का एग्जाम क्लियर होना है और बाकी पात्रता शर्तें जो मैंने पहले आपको जो बताई थी वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्या शासकीय एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के MBBS पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए बॉन्ड भरना अनिवार्य है? मैं इसी की बात कर रहा था। ठीक है, जी हाँ, इस योजना का लाभ MBBS पाठ्यक्रम के लिए लेने पर बॉन्ड भरना अनिवार्य है। बॉन्ड की शर्तें हेतु विस्तृत एक जारी आदेश 18/5/2018 का अवलोकन किया जा सकता है। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं बॉन्ड में क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं ऑल ओवर इंडिया का कोई सा भी, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है MBBS के लिए, तो वहां पर जो बॉन्ड है वो क्या लगेगा, स्टेट का जो बॉन्ड लगेगा, स्टेट का बॉन्ड लगेगा 2 साल का। स्टेट में अगर आप लेते हो तो आपको लगेगा बॉन्ड 2 साल का। ठीक, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेते हो तो बॉन्ड लगेगा 5 साल का। ये जो बॉन्ड की बात जो मैं बार बार कर रहा हूं, ये है रूरल सर्विस बॉन्ड, मतलब आपका जब MBBS कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको रूरल में जाके सर्विस देनी होगी। ठीक है, जो कॉमन बॉन्ड जो है वो 1 साल का है, लेकिन अगर इस स्कॉलरशिप में अगर हम जाते हैं तो हमको बॉन्ड लगेगा 2 साल का। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो आपको बॉन्ड लगेगा 5 साल का, रूरल सर्विस बॉन्ड जो है वो 5 साल का होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में वो 2 साल का होगा। ठीक, ये समझ में आ गई बात आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी समझने वाली बात। इसके बाद क्या है कि क्या BDS में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलता है? मध्य प्रदेश में स्थित शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा। निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में योजना की पात्रता नहीं है, ओनली गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए आप इसको अवेल कर सकते हैं, प्राइवेट में नहीं मिलेगा। ठीक, इसके बाद क्या बात है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?
नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्र शासन एवं मध्य प्रदेश शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। नीट के अतिरिक्त केंद्र शासन के ऐसे मेडिकल कॉलेज जो स्वयं की परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रवेश देते हैं, प्रवेश को करने पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो सिंपल ये है, आप ऐसे समझो, अगर आपका कोई सा भी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट कोई भी चलेगा, अगर प्राइवेट लेते हो तो वो एमपी स्टेट का होना चाहिए। ठीक, इतना समझ लो आप, इससे ज़्यादा तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इस वीडियो का हम एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आवेदन करना है और बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वो मैं उसमें आपको आगे की एक और वीडियोस का पार्ट 2 बनाऊंगा, तो मैं उसमें बता दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आपका ये समय देने के लिए, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।